हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं कि केमिकल काइनेटिक जैसा कि चल रहा है चैप्टर। तो इसमें ये चैप्टर लगभग समाप्त की ओर है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है अब। लेकिन ये जो आज का लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या फिर इससे आने वाले जो लेक्चर होंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सक्रिय ऊर्जा अर्थात ये सिद्धांत, जिसको सक्रिय ऊर्जा को ये के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये किसका 2 नंबर क्यों डाले हैं? क्योंकि हम अपक्रिया की दर से संबंधित सिद्धांत कुछ पढ़ रहे हैं ना, अपक्रिया की दर से संबंधित कुछ सिद्धांत पढ़े हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा था टक्कर से रिलेटेड जो सिद्धांत आए थे, जिसमें प्रभावी टक्कर आई थी, तो उनके कुछ पार्ट बताए गए थे। तो टक्करों के बारे में किस दिशा में मॉलिक्यूल उनको आपस में टकराते हैं, तो सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। संघट्ट आवृत्ति के बारे में जाना, जेड किसके प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने से संघट्ट आवृत्ति बढ़ती है। आज सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। ओके, तो उसी का पार्ट है ये सक्रिय ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा में बात यह आती है कि सक्रिय ऊर्जा सबसे पहले होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। सक्रिय ऊर्जा क्रियाकारक अणुओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा, जिसे प्राप्त कर वे ऊर्जा अवरोध को ठीक पार कर जाए, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। यहाँ हम आपको एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कोई रिएक्शन मान लो A + B है, यहाँ पर प्रोडक्ट अभी नहीं बना है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अणुओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा, अब यहाँ पर मान लो ये 50 किलो जूल इसे इसमें लग रही है ना, तो अब ये 50 किलो जूल में ये जो ऊर्जा अवरुद्ध होता है ये वाला, यहाँ जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो 50 किलो जूल केवल इतना ही रह पा रही है। अर्थात ये जो ऊर्जा अवरुद्ध वाली रेखा दिख रही है आपको, ये इसको पार नहीं कर पा रही है। अब लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा जिसे प्राप्त करके ऊर्जा अवरोध को ठीक पार कर जाए, वही सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं। तो यदि हम इसे 20 किलो जूल और दे देते हैं उसमें ना, तो जब इस क्रियाकारक को हम 20 किलो जूल और उसमें दे देते हैं, तो ये ऐसे न जाकर कुछ इस प्रकार जाती है। अर्थात ये जो है सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, जो कि ऊर्जा अवरुद्ध को प्राप्त करेगी। कब? जब उसे 20 किलो जूल का अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान किया गया, तो वह ऊर्जा अवरुद्ध को प्राप्त करेगी। ऊर्जा अवरुद्ध को प्राप्त करेगी अर्थात वो प्रोडक्ट का निर्माण कर लेगा। ओके, समझ में आई बात? तो अब हम समझते हैं कि इसको समझ लिए सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। मतलब कि क्रियाकारक को जो अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है ऊर्जा अवरोध पार करने के लिए, वही उसकी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। अब देखो, सक्रिय ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है। ये सदैव धनात्मक होता है। ये सब पॉइंट बस याद करने योग्य है, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। तो इसको याद रखना, सक्रिय ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है। अब वो चाहे ये अग्नि के लिए हो या फिर ये पक्ष के लिए। यहाँ उच्च ये आप समझते हैं कि जो सक्रिय अणुओं का अंश होता था, वही ये आपको दिखाए थे एक 2 लेक्चर में पहले। तो उसमें आप देखेंगे ये हम क्या दर्शाए थे, उसमें यदि ये उच्च होगा तो धीमी अपक्रिया की दर होगी, यदि ये निम्न होगा तो तीव्र अपक्रिया की दर होगी। ओके, अब यहाँ पर आता है फॉर्मूला की अपक्रिया की ऊष्मा, जैसे हम डेल्टा H से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो डेल्टा आपको दिख रहा है टेम्परेचर, इसका हीट है, जो कि इसे ऊष्मा के रूप में दी जाएगी। तो ये प्रोडक्ट का टेम्परेचर है R का, अर्थात डेल्टा L और डेल्टा P माइनस डेल्टा R। P क्या है? प्रोडक्ट है। R क्या है? रिएक्टेंट है। अर्थात उत्पाद और रिएक्टेंट का माइनस क्या होता है? क्रिया की ऊष्मा अर्थात डेल्टा H। फिर यहाँ ये फार्मूला आता है डेल्टा H बराबर ये अग्र, ये वाला ये अग्र और ये पक्ष, ये अग्र माइनस ये पक्ष होता है डेल्टा H के लिए। तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन करने में ये मदद देगा, ये भी और ये भी। तो इसको याद रखिएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। उच्च ये धीमी अपक्रिया की दर को दर्शाता है
और निम्न ये तीव्र अभिक्रिया की दर को दर्शाता है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि सक्रिय संकर क्या है। सक्रिय संकर 5वां पॉइंट है। सक्रिय संकर क्या होता है कि जब क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, जब क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं अर्थात वे जो ऊर्जा अवरुद्ध है उसको पार कर रहे हैं, तो अधिकतम ऊर्जा बिंदु पर एक मध्यवर्ती अस्थायी स्थिति बनाते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो मैक्सवेल ने आपको बताया था ये कुछ इस प्रकार बताया था ना, यहाँ पर जो अभी क्या बोल रहे हैं कि अधिकतम ऊर्जा बिंदु पर एक मध्यवर्ती अस्थायी स्पीशीज बनता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर कुछ था एनर्जी, और यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा का मान कुछ था अर्थात सक्रिय अंश का मान यहाँ पर कुछ था। तो यहाँ पर जो ये E1 E2 था, ये इसके लिए बात करा कि जब E1 व E2 अधिकतम ऊर्जा बिंदु पर एक ये अधिकतम ऊर्जा मान लो यही मान लेते हैं यही, तो ये अधिकतम ऊर्जा बिंदु पर ये एक अस्थायी पथ यानी फिर एक मध्यवर्ती अस्थायी स्थिति बनता है जिसे सक्रिय संकर कहते हैं। वह अस्थायी रूप से नहीं रहता, वे उसमें बदलने पर वे टूट भी सकते हैं अर्थात घट बढ़ भी सकते हैं। ओके, तो उसे बोलते हैं सक्रिय संकर। उसके पश्चात देखो सक्रिय ऊर्जा का मान निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा है? सक्रिय ऊर्जा का मान निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। कैसे? नंबर 1 तो क्रिया कारकों की प्रकृति पर। अब क्रिया कारकों की प्रकृति कैसे कि आयनिक क्रिया कारकों के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान बहुत कम होता है क्योंकि आयनिक क्रिया कारकों में स्थिर वैद्युत आकर्षण उपस्थित होता है। जैसे हो गया NaCl ना, तो इसमें क्या है Na+Cl- ना, तो इसमें जो प्लस माइनस का आपको आवेश दिख रहा है तो यही आपस में स्थिर वैद्युत के आकर्षण से बंधे होते हैं, इनमें कोई बॉन्ड नहीं होता, ये अपने आवेश के द्वारा एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो यही एक बात बोल रहा है कि आयनिक क्रिया कारकों प्रकृति में यदि वो आयनिक होता है तो क्रिया कारकों में वैद्युत आकर्षण होता है जिसको तोड़ने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता और अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता हमें नहीं होती, वे आसानी से टूट जाते हैं और प्रोडक्ट का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन उसी के विपरीत हम देखेंगे, जैसे है क्या ले लेते हैं हम, कुछ भी ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टाइप, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो अब इसमें सहसंयोजी बंध है, अब तोड़ेंगे तो इसमें भी कुछ आ जाएगा। तो सहसंयोजी बंध जिसमें उपस्थित होते हैं कि मतलब जिसमें वन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसमें प्लस माइनस नहीं पाया जाता NaCl की तरह, तो उनको तोड़ने के लिए अब जैसे CO2 हो गया, CO2 में C और O के मध्य बॉन्ड पाया जाता है जो कि एक सहसंयोजी बॉन्ड है, तो उनको तोड़ने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा भी देनी पड़ जाती है किसमें, सहसंयोजी क्रिया कारकों में। तो अर्थात हम कह सकते हैं ये क्रिया कारकों की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगा या फिर ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पर देखो जब कि सहसंयोजी क्रिया कारकों पुराने बंध को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे सक्रिय ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। ओके, इतनी बात नहीं सुनिए। उसी प्रकार एक और आता है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक के प्रभाव में धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अर्थात जैसे यह कि H+ है वह और OH- है, इसे हम एक धनात्मक के रूप में मान लेते हैं, इसे एक ऋणात्मक के रूप में मान लेते हैं। क्या? उत्प्रेरक के रूप में। अब जैसे हम बताए थे पिछली क्लास में एस्टर का जलीय अपघटन कराए थे अम्लीय माध्यम अर्थात H+ आयन में, तो उस स्थिति में वो उत्प्रेरक क्या था? पॉजिटिव। तो उस स्थिति में बोल रहा है कि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक छोटा मध्यवर्ती पथ बनता है जिससे सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है। उस रिएक्शन के दौरान जब अम्लीय माध्यम में कि धनात्मक उत्प्रेरक जब उपस्थित होता है तो उस स्थिति में जब रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें छोटा सा मध्यवर्ती उसमें उसके बीच में कुछ आ जाती है जिसकी हम बोलते हैं कि एक छोटा मध्यवर्ती पथ बन जाता है जिसमें उसकी रिएक्शन होती तो है लेकिन कुछ थोड़ा सा मध्यवर्ती के रूप में वो स्टॉप हो जाती है, फिर चालू रहती है तो वो स्लो। तो
फिर छोटा मध्यवर्ती पथ बनता है जिससे सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है। अगर फास्ट चलती रहती तो अर्थात उसमें ऊर्जा का मान खपत होता, जितना ऊर्जा का मान खपत होता तो सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है। मध्यवर्ती पथ बनने के कारण उसकी ऊर्जा भी कम हो गई अर्थात सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो गया। उसी तरह जबकि ऋणात्मक उपकरण की उपस्थिति में इसका विपरीत होता है अर्थात मध्यवर्ती पथ नहीं बनता है जिससे सक्रिय ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। और देखो पॉइंट है यहाँ पर 7वां कि सक्रिय ऊर्जा का मान दाब, ताप, मोल, आयतन, सांद्रता किसी पर भी निर्भर नहीं करता। क्या बोल रहा है ये बात ध्यान रखना। सक्रिय ऊर्जा का मान दाब हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, मोल, आयतन, सांद्रता, कंसंट्रेशन किसी पर भी निर्भर नहीं करता। ओके, सबसे मेन बात तो पहली बात इसको आप यही समझ लीजिए कि सक्रिय ऊर्जा होता क्या है, ये आप समझ गए होंगे, तभी आप आगे की सारी बातें आप समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तब हमें ज्यादा आनंद आएगा पढ़ने में। ओके, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपके नोटबुक में होने चाहिए और मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसी तरह आप भी अपने नोटबुक में इसको अच्छी तरह से लिखें और इसको रिवीजन करें, तैयारी करते रहें अपनी। ओके।